हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन 11 हम कर चुके हैं। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में कहता है गिवन द पॉइंट्स ए बी सी। 3 पॉइंट्स दे दिए उसने ए बी सी। कहता है शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के। कोई के नाम का सर्कल है, कहता उसके ऊपर लाई करते हैं। हु सेंटर इज द ओरिजिन, मतलब जो वो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे बना हुआ है, जो कार्टेशियन प्लेन हमारा होता है उसके ओरिजिन पे। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के जो सर्कल है उसकी रेडियस भी बतानी है। तो देखो, ये देखो 3 पॉइंट दे रहा मैं। कहता है कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ए है 1 -8, बी है -4 7 और सी है -7 -4। कहता है कि शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल। ये तीनों पॉइंट किसी सर्कल के ऊपर हैं, मतलब जो सर्कल की जो सर्कमस्टेंस होती है, जो सर्कल की जो लाइन होती है उसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। देखो बना देते हैं हम, ये ऐसे ऐसे। ये देखो तीनों पॉइंट एक सर्कल के सर्कमफेरेंस जो है उसके ऊपर आ गए हैं। और कहता है कि ये जो सर्कल है, ये जो इसका सेंटर है वो ओरिजिन है। ओरिजिन बोले तो 0 0, उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं। तो ये तो हमने बनाने के लिए तो बना दिया, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे कि ये सर्कल पे ही है, कहीं बाहर नहीं है ये पॉइंट। सपोज ये पॉइंट यहाँ भी तो हो सकता था। अब मैंने ये सर्कल को इसके ऊपर से ले लिया, ये पॉइंट यहाँ भी तो हो सकता था, सर्कल के ऊपर ना आता, यहाँ हो सकता था, या फिर बाहर हो सकता था कहीं, सर्कल के ऊपर ना आता। तो ये प्रूव करने के लिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम प्रूव। देखो ये देखो, हम जानते हैं, सिर्फ एक चीज़ जानते हैं हम कि भाई जो सेंटर होता है ना, उससे जो सर्कल की दूरी है, देखो ये जो लाइन है ना जिसको हम सर्कल बोल रहे हैं, इसको दरअसल सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस भी बोल लो या सर्कल बोल लो, एक ही बात है वैसे तो ये जो सर्कमफेरेंस है, जो सर्कल है हमारा, इस तक की दूरी चाहे इस सेंटर से यहाँ नापें या इस सेंटर से यहाँ नापें या इस सेंटर से यहाँ नापें, हमेशा इक्वल होगी। रिपीट करता हूँ, इस सेंटर से इस सर्कल की दूरी चारों तरफ सेम होगी, क्योंकि चारों तरफ रेडियस ही तो बनाएगा। ये कहीं भी अगर टच करेगा इस सेंटर से यहाँ तक तो रेडियस ही तो बनाएगा। देखो अगर मैं इस सेंटर से इसको टच कर दूँ सी पॉइंट को, तो ये रेडियस बन गई ना। यहाँ से यहाँ रेडियस की डिस्टेंस है, ये भी रेडियस की डिस्टेंस है और ये भी रेडियस की डिस्टेंस है। तो जब तीनों ही केसेस में रेडियस की डिस्टेंस है, तो अगर हम इसकी रेडियस निकाल लें और अगर तीनों केसेस में रेडियस सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि सर्कल पे लाई कर रहा है। तो देखो निकालते हैं। अब रेडियस की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? रेडियस की डिस्टेंस निकालने के लिए वही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखो इस केस में x2 और y2 कौन है, x1 y1 कौन है, किसी को भी ले सकते हैं वो तो। कि देखो डिस्टेंस हमें निकालनी है इस पॉइंट से यहाँ तक की। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये दोनों, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 0 0। तो देखो अगर मैं इसको x1 और y1 मान लूँ, क्योंकि किसी को भी मान सकता हूँ, x1 y1 मान लूँ, तो वैल्यू देखो x1 की यहाँ रखी जाएगी और y1 की यहाँ, और जो कि 0 0 है। तो 0 को किसी भी नंबर में से घटा दूँ तो वो तो सेम ही नंबर रह जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है कि हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ओरिजिन 0 0 होता है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूँ तो कुछ गलत होगा। x2 का स्क्वायर जमा y2 का स्क्वायर। क्या अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और ये बताओ, जब हमारे पास है ही एक, जब हमें पता है सिर्फ x2 और y2 की ही वैल्यू निकालनी है, तो हम x2 क्यों बोल रहे हैं इसको, y2 क्यों बोल रहे हैं, या फिर x1 y1 क्यों बोल रहे हैं? हम सीधा ही लिख देंगे कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम
ओरिजिन, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है किसी भी पॉइंट की तो हम उसको सीधा ऐसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा हमेशा ही, क्या निकालने के लिए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन जो कि 0 0 होता है उससे किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हम सीधा लगा देंगे। x2 y2 के झंझट में पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि 0 0 होता है ओरिजिन हमेशा। तो देखो अब अगर इस पॉइंट की निकाले ए की, तो देखो डिस्टेंस ऑफ ए ओ, ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ए ओ की डिस्टेंस होगी, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, बस ओरिजिन से है डायरेक्ट। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर जमा -8 का स्क्वायर, तो ये सोल्व होके आ जाएगा 8 8 ज़ा 64, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है हमेशा ही, स्क्वायर है तो, और 1 मतलब 65, तो √65। ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक आ गई, ए से ओ तक की, या यूं कहें रेडियस आ गई है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये रेडियस ही मानी जाएगी। अगर ये डिफरेंट आते हैं तीनों वैल्यू, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, अगर ये तीनों लाइन की वैल्यू डिफरेंट आती है तो फिर हम ये कहेंगे ही नहीं कि ये सर्कल है। सर्कल तो जब भी माना जाएगा ना जब तीनों एक पॉइंट पे आ रही हैं। तो देखो ए ओ ये हो गया। अब नेक्स्ट कहाँ, सी बी ओ निकाल लेते, बी ओ, तो बी ओ में भी सेम फॉर्मूला, √x² जमा वाई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा -4² प्लस 7²। तो 7 7 ज़ा 49 और 4 4 ज़ा 16, तो 49 और 16 फिर से √65। अब सी ओ की इसी तरह से निकाल लेंगे, सी ओ सेम फॉर्मूला, x² जमा वाई स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि ओरिजिन से है, √-7² प्लस -4², सेम ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी 7 और 4 था और यहाँ भी 7 और 4 है, माइनस का तो इसमें ब्रैकेट के अंदर कुछ मतलब ही नहीं, तो सेम ही √65। तो देखो तीनों केसेस में √65 आ रहा है, ये देखो तीनों ही केसेस में √65 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों की डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल दूरी पे हैं तीनों, या यूँ कहें कि सर्कल पे हैं। अगर कोई सर्कल बनाएं जिसकी रेडियस हम √65 रखें और कंपास को ऐसे खोल के, यूँ कंपास को ऐसे √65 की डिस्टेंस पे खोल के, और जो पिन वाला हिस्सा है वो लगा दें ओरिजिन पे, ये ओरिजिन 0 0, और ऐसे यूँ घुमा दें, तो वो जो सर्कल बनेगा वो इन तीनों पॉइंट के ऊपर से होकर गुजरेगा, क्योंकि तीनों पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, √65। ठीक है, तो देखो सिंस AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू CO इज इक्वल्स टू √65, तीनों ही सेम आ रही हैं डिस्टेंस, वी कैन से दैट ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, तीनों ही पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हैं, तीनों ही पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला था इसने कहा था व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के। अब देखो इस सर्कल का नाम भी है के नाम है, के नाम से इस सर्कल का नाम है, वो तो कुछ भी दे दो। अब ये कह रहे हैं कि के जो सर्कल आपका बन गया है इसका जो सेंटर है, इससे सरकमफेरेंस की दूरी को रेडियस बोलते हैं। तो इस रेडियस की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस, वो क्या होगी। अरे अब तक जो हमने निकाली वो क्या थी, रेडियस ही तो थी, रेडियस की हेल्प से ही तो निकाली। तो लिख देंगे द रेडियस ऑफ सर्कल के इज √65, बस ये ऐसे हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था हमने। क्या किया है, सीधा सेंटर माना, और सेंटर से हमने देखा कि 3 पॉइंट हैं, अगर ये तीनों सेंटर पे लाई कर रहे होंगे तो तीनों की दूरी सेंटर से, सॉरी अगर ये तीनों सर्कल से सर्कल के ऊपर लाई कर रहे होंगे तो सेंटर से तीनों की दूरी सेम होनी चाहिए, जब भी तो हम कह सकते हैं कि ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो बस हमने ये तीनों डिस्टेंस निकाल दी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तीनों डिस्टेंस अगर इक्वल आ गई जो कि √65 आई, तो हम कह सकते हैं कि ये सर्कल है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है गिवन द पॉइंट्स डी दिस एंड ई दिस, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। कहता है कि ये देखो, कहता है डी और ई भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। डी दिया हुआ है कितना, -5 6, और ई दिया हुआ है 0 9। कहता है कि ये दो पॉइंट्स जो है ना, वो बताओ मेरे को कि ये जो आपने सर्कल जो के नाम का सर्कल बनाया है, ये इसके अंदर लाई करेंगे या बाहर लाई करेंगे। ये दो पॉइंट्स इसके अंदर यहाँ कहीं ऐसे डॉट, सपोज करो डी यहाँ है, जैसे यहाँ मैं डॉट लगा दूं तो क्या डी यहाँ है, या फिर यहाँ डॉट लगाऊं वो बनेगा डी। तो इसका भी सेम ही तरीका है। तरीका हमारे पास सिर्फ एक ही है कि सेंटर से सर्कल तक जाने के लिए रेडियस का यूज होता है, जो कि √65 है, हम लास्ट में निकाल चुके हैं। तो अगर इसकी डिस्टेंस डी पॉइंट की और ई पॉइंट की भी अगर ओरिजिन से चेक करें, इसके ऊपर आती है, मतलब √65 ही आती है, तो हम कह देंगे कि ये सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है। और अगर √65 से ज़्यादा आती है तो कह देंगे कि बाहर है, क्योंकि वो डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी, तो डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी तो बाहर लाई करेगा। और अगर इसके अंदर आती है, मतलब √65 से इन पॉइंट्स की जो दूरी है वो अंदर आती है या छोटी आती है, तो हम कह देंगे कि वो सर्कल की जो रेडियस है उससे भी छोटी डिस्टेंस है। इसका मतलब यहाँ कहीं अंदर लाई कर रहा है, वो पॉइंट अंदर ही बैठा हुआ है पॉइंट, बस इतना है। तो देखो कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ओ से डी और ओ से ई, या बोल दें कि डी ओ, जो डी ओ डिस्टेंस है। फिर वही, क्योंकि ओरिजिन से कर रहे हैं तो सीधा x² + y² लगा देंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे x² + y²। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -5 और 6, तो ये लो जी, √-5 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 6 36 और 5 5 25, तो 36 और 25 कितना हो गया, 61, √61, √61 आ गया। तो हम ये देखो, √61 √65 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। तो हम कह सकते हैं ना कि सिंस √61 छोटा है बड़ा है, छोटा है, किससे, √65 से, जो कि क्या है, रेडियस, रेडियस से छोटा पड़ गया ये। इसका मतलब डी कहाँ बैठा है, बाहर बैठा है अंदर, यहाँ बैठा है डी, कहीं यहाँ आसपास, ये डी पॉइंट है, ये अंदर बैठा है। क्यों, क्योंकि रेडियस छोटी पड़ गई। सिंस जो √61 है वो √65 जो कि रेडियस उससे छोटा है, तो हम कह सकते हैं द पॉइंट डी लाई विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर लाई करता है, विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर लाई करता है। इसी तरह से ई के निकाल लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस ई ओ क्या होगी, ओरिजिन से है तो फिर से x² + y², 0 9 थे वो पॉइंट, तो 0 का स्क्वायर जो कि 0 ही होगा, जमा 9 का स्क्वायर, मतलब √81। ये देखो, अब √81 65 जो हमारी रेडियस थी उससे बड़ा है या छोटा, सिंस √81 बड़ा है किससे, √65 जो कि रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल की है ना, तो ये बड़ा है। तो द पॉइंट ई लाई आउटसाइड द सर्कल के, जो सर्कल के है हमारा उससे आउटसाइड लाई करेगा। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं ये डी था, तो ई कहीं बाहर यहाँ आसपास लाई करेगा, ई इस सर्कमफेरेंस के ऊपर भी नहीं कोई करेगा, डी अंदर करेगा और ई बाहर करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर द पॉइंट्स डी ई एंड एफ। कहता है कोई ट्रायंगल है ए बी सी, बना लेते हैं, कोई ए बी सी ट्रायंगल है, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, बी और सी। ए बी सी ट्रायंगल है, जो मिड पॉइंट्स हैं ऑफ ए बी सी ट्रायंगल आर डी ई एंड एफ,
कहता जो ए बी का जो मिड पॉइंट है, ये जो लाइन बन गई ना ए से लेकर बी तक, इस लाइन के बिल्कुल बीच में कौन बैठा है? डी, डी पॉइंट बैठा है। और बी सी के बीच में कौन बैठा है? ई। बी सी जो लाइन है, ये लाइन भी तो बन रही है, इसके बीच में ई बैठा है। और इसी तरह से ए और सी के बीच में बैठा है एफ। अब कोऑर्डिनेट्स भी दे रहा है, किसके? जो मिड पॉइंट्स जो तीनों बताए हैं इसने लाइंस के, उसके कोऑर्डिनेट्स भी दे रहा है। देखो 5 1 डी का है, 5 1। ई का कितना है? ई का है 6 5, 6 5 हो गया। लो जी भैया जी, एफ का है 0 3। लो जी, जैसा आपने बोला वैसा ही हमने बना दिया। अब नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। ये देखो रिस्पेक्टिवली बोल रहे हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि जो लाइन से हमने बोले है ना, जैसे अभी मैंने बोला ए बी सी को ट्रायंगल है ए बी सी, तो उसके मिड पॉइंट है डी ई एफ। तो डी हमने जो पहले ए बी सी बोला उसी के ऑर्डर में इसी तरह से चलेंगे। ए बी सी बोला तो डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर रिस्पेक्टिवली ना लिखता ये तो उसका मतलब हो सकता है डी यहाँ भी ले सकता हूँ मैं, यहाँ भी, बस तीनों पे लेना है कहीं भी। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। अब ए बी सी जो इस ट्रायंगल के जो कॉर्नर के पॉइंट हैं, इनको ए बी सी नाम दे दिया गया है। कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। देखो यार, अब तक हम क्या करते थे? मिड पॉइंट निकाल सकते थे हम। जैसे ए दिया होता, बी दिया होता, अगर ट्रायंगल को ना देखें एक बार, अगर सिर्फ इस लाइन को देखें ए बी लाइन को, तो हम क्या करते थे मिड पॉइंट फॉर्मूले से कि ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता थे, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता थे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते थे। एक्स वाले का एक साथ लगा लेते थे कि भाई एक्स इधर लिख दिया और x1 जमा x2 अपॉन 2, यही तो था मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इस तरह से हम निकाल लेते थे। लेकिन इस बार इन्होंने ये कॉर्नर तो दिए ही नहीं, मतलब लाइन जो हमारी है ए बी, इसके एंड तो बताया ही नहीं, बस मिड पॉइंट बता दिया। इसी तरह से इधर बी सी के जो एंड पॉइंट तो दिए नहीं, मिड पॉइंट बता दिया। और इसी तरह ए सी में। तो यार देखो, अभी सीधा सीधा तो दिख नहीं रहा कि इसके निकाल भी पाएंगे हम, लेकिन जितना हमें पता है उतना कर लेते हैं। हमें क्या पता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखो। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है कि अगर x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, यही तो कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। और y के निकालने हैं तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस इस तरह से निकलते हैं मिड पॉइंट। तो चलो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं। देखो कुछ मानना तो पड़ेगा ना लिखने के लिए। तो देखो a के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, c के मान लेते हैं x3 y3। अब बस इनके हिसाब से रखते जाओ। हमें बेशक से इनकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन निकल जाएगी। ये देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला सबसे पहले इस पे लगाते हैं। ये जो a और b है, इसकी x वाली वैल्यू उठाओ, सिर्फ x वाली, मतलब x1 और ये x2, और ये इन दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करके किसके इक्वल आएगा? ये जो मिड पॉइंट है इसके x वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा। तो हम सीधा ये लिख सकते हैं ना कि 5 जो ये है x की वैल्यू मिड पॉइंट की, वो बराबर होगी x1 जमा x2 अपॉन 2, x1 जमा x2 अपॉन 2। समझ में आया? फिर से बताता हूँ। जो मिड पॉइंट है, ये इसको लाइन सेगमेंट मानो क्या है ही, अगर इस पूरे ट्रायंगल को छुपा लें तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि मिड पॉइंट ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है। तो 5 जो x की वैल्यू है वो बराबर होगी ना x1 x2 अपॉन 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। तो ये हो गई। तो अब इसको लिखते हैं 5 इंटू 2 कितना होगा 10। तो मतलब x1 प्लस x2 कितना आ गया 10। तो सीधा ही लिख देंगे x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10। ये लो जी, ये हमारी, इसको मानो पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। इसी तरह से बी और सी जो लाइन है उसमें x की वैल्यू निकालो। सिर्फ x की निकालेंगे हम पहले, y की बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू इसमें भी इसी तरह निकालेंगे तो 6 विल बी इक्वल्स टू 6, जो x की वैल्यू है मिड पॉइंट के x की, वो इन दोनों के एडिशन के अपॉन 2 के इक्वल होगी। किसके इक्वल? x2 प्लस x3 अपॉन 2, x2
प्लस x3 अपॉन 2, ये हो गई। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12, तो मतलब x2 प्लस x3 कितना आया 12 के इक्वल। ये कौन सी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी भी निकाल लो x की वैल्यू क्या है इसमें मिड पॉइंट की 0, तो 0 विल बी इक्वल्स टू x3 x1, मतलब बोल दें कि x1 प्लस x3 अपॉन 2 0 होगी, 0 के इक्वल। तो ये आ जाएगा ना x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0 बाई 0 इंटू 2 0 ही होता है, तो ये आ गई। ये हमारी 3 इक्वेशंस आ गई, ये होगी थर्ड इक्वेशन। देखो अब तीनों इक्वेशंस में देखो, इसमें x1 x2 दिख रहा है, इसमें x2 x3, इसमें x1 x3, तो तीनों जो x1 x2 x3 है वो किसी एक इक्वेशन में दिख नहीं रहे हैं। तो हम क्या करेंगे उसको एक इक्वेशन में लाने के लिए, ताकि हमें तीनों की वैल्यू इक्वल एक साथ पता तो चले x1 x2 x3 की बराबर कितने होते हैं। तो देखो हम कह देंगे एडिंग 1 2 एंड 3 इक्वेशंस, जो इक्वेशन हमारी 1 2 3 है इनको ऐड करेंगे। तो x वाली एक साइड ऐड कर लो और जो ये न्यूमेरिकल नंबर है इनको एक साइड ऐड कर लो। तो देखो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस x2 प्लस x2 x3 x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3, किसके इक्वल हो जाएंगे 10 12 और 0, 10 जमा 12 जमा 0 इसके इक्वल हो जाएंगे। तो ये देखो x1 कितने हैं, ये x1 है, ये x1 है, 2 x1 है, ठीक है, तो लिख दिया 2x1। x2 कितने हैं, ये x2 है और ये x2 है, लो जी 2x2 लिख दिया। इसी तरह से x3 कितने बच गए, ये x3 है और ये x3 है, 2x3 बराबर कितना होगा 22, 10 और 12 22। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन नहीं आ रहा इन तीनों में से, तो हम लिख देंगे 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 22, लिख सकते हैं ना भाई, तीनों में से कॉमन ले लिया हमने 2, तो अब 2 इधर जाके इसको डिवाइड कर देगा या सीधा ही कहूँ तो काट देगा, 11 आ जाएगा। तो फाइनली हमारी जो इक्वेशन आ गई x1 जमा x2 प्लस x3, वो कितनी आ गई 11, ये लो जी 11 आ गई। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 4, जो कि हमारी मेन इक्वेशन है, क्योंकि इसमें तीनों हैं, x1 भी है x2 भी है x3 भी है, यहाँ तीनों नहीं थे। अब देखो अगर हमें इनमें से ये जो 3 लिखे हैं इसमें से 2 की वैल्यू पता चल जाए तो तीसरे की तो अपने आप पता चल जाएगी। भाई किसी भी एक इक्वेशन से एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 है, तीनों की तो हमें तीनों का एक साथ तो पता है 11 है, लेकिन अगर 2 की वैल्यू पता चल जाए तो तीसरे की अपने आप निकल आएगी। 2 की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, ये देखो x1 जमा x2 10 है, तो इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ ना 10। तो देखो अब लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कौन सी इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन इन कौन सी इक्वेशन में, इन फोर्थ इक्वेशन में। अगर फोर्थ इक्वेशन में जो कि ये है इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें हम 10 रख दें x1 x2 की जगह, तो देखो x3 की वैल्यू आ जाएगी, रख देते हैं x1 x2 की जगह रखेंगे 10 जमा x3 एज इट इज बराबर होगा 11 के। तो अब 10 इधर जाएगा तो माइनस 11 माइनस 10 हो जाएगा, तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x3 की वैल्यू 1 आ चुकी है हमारे पास, x3 की वैल्यू आ गई 1। तो अब इसी तरह से हम सारे निकाल लेंगे, ये देखो जी x3 की आ गई 1। अब इसी इक्वेशन में करना हमें हर बार। अब देखो हमने x3 की तो वैल्यू निकाल ली, अब सोचो x2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या चाहिए हमें, x1 और x3 की वैल्यू चाहिए। x1 x3 की वैल्यू है ये रही, देखो x1 जमा x3 0 है, तो सीधा ही कर देंगे, यही बात लिख देंगे कि जो वैल्यूज़ हैं अपनी इक्वेशन 3 की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं किसमें, इक्वेशन 4 में, यही लिख देंगे हम। ये देखो इक्वेशन 3 की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में,
क्योंकि x1 x3 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x1 जमा x3 की वैल्यू कितनी है 0, तो लिख दो 0 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 11। तो 0 का तो कुछ है ही नहीं, तो x2 कितना आ गया 11। ये लो जी, x2 भी आ गया 11। इसी तरह से अब x1 की वैल्यू निकालनी है, तो x2 x3 की कहाँ है वैल्यू, ये 12। तो x1 जमा x2 x3 हो गया 12 इज इक्वल्स टू 11। तो 12 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1, ये लो जी -1। x1 की वैल्यू होगी -1। तो अब हमारे पास देखो तीनों वैल्यू आ गई, x1 -1 है, x2 11 है और x3 1 है। इसी तरह से हम y की भी निकाल सकते हैं। थोड़ा लेंथी मेथड है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं पेपर में। ये होते बहुत ईजी हैं, लेकिन बस थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, इसीलिए इनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। जो एग्जामिनर होता है ना, बस वो ये देखना चाहता है कि अगर इसको बड़ी कैलकुलेशन या बड़ा सवाल दूं तो कहीं बीच में गड़बड़ तो नहीं करेगा ये। बस इसी चीज़ को आपकी जो ये चीज़ है इसको बूस्ट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपने कर लिए अभी, लेकिन ये इसीलिए बड़े क्वेश्चन देते हैं। तो देखो y की वैल्यू मैं इसी तरह से निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अब मैंने y की वैल्यू इसी तरह से निकाल ली है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया किस किस पे, ये y की वैल्यू जो इधर है 1 जो है, ये बराबर होगी y1 प्लस y2 अपॉन 2 के, y1 प्लस y2 अपॉन 2 के। तो y1 प्लस y2 आ गया 2, ठीक है। इसी तरह से जो वैल्यू 5 है वो बराबर होगी y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये देखो y2 प्लस y3 अपॉन 2, तो y2 प्लस y3 आ गया 10। इसी तरह से y1 प्लस y3 आ गया 6। तो ये 3 इक्वेशंस बन गई हमारी, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे क्योंकि हमें y1 प्लस y2 प्लस y3 एक साथ चाहिए। ये देखो तीनों को ऐड किया, 2 कॉमन आया क्योंकि 2y1 बनेंगे, 2y2 बनेंगे और 2y3 बनेंगे। तीनों 2 2 बन गए तो 2 कॉमन आ गया और 18 इधर ये ऐड होके बन गया। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना हुआ 9। अब सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये देखो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। अब सब्सटीट्यूट कर देंगे, इस जो मेन हमारी इक्वेशन बनी है उसमें ये छोटी इक्वेशन जो बनी इनकी वैल्यू एक एक करके, पहले ये पहली इक्वेशन रख लेंगे, दूसरी रख लेंगे, फिर तीसरी रख लेंगे। तो इस तरह से करके जो आंसर आएगा वो आएगा y1 -1, y2 3 और y3 7। ये तीनों आ गई। तो बस हमारे पास अब 6 की 6 वैल्यू आ गई हैं, तीनों x वाली वैल्यू आ गई और तीनों y वाली वैल्यू आ गई। तो बस हम लिख देंगे सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a b एंड c आर, ये का हो जाएगा x1 y1। तो x1 की वैल्यू कितनी थी -1, तो -1 और y1 कितना था, ये भी -1। ये लो जी a आ गया। b की वैल्यू क्या है x2 y2, तो x2 कहाँ है, x2 11 है, x2 11 है और y2 कितना 3 है। और इसी तरह से x3 y3, तो x3 हमारा 1 आया था, तो x3 आएगा 1 और y3 है 7। ये लो जी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। कोई सिटी है, कोई शहर है, ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि 2 मेन रोड हैं। जैसे हम सब के एरिया में रहते हैं ना, कोई मेन रोड होता है जैसे हाईवे वगैरह, तो इस तरह से उस सिटी में 2 रोड हैं। कह रहा है कि विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी का जो बिल्कुल सेंटर है ना, वहाँ से वो दोनों रोड क्रॉस कर रहे हैं, इस तरह से ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं बिल्कुल बीच से क्रॉस कर रहे हैं वो। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहे हैं कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इस तरह से होती है, इधर नॉर्थ इधर साउथ और इधर ईस्ट इधर वेस्ट, तो यूं कट कर रहे हैं बिल्कुल यूं।
all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। कह रहे कि सिटी और भी हैं, ये तो दो मेन रोड बताए जो ऐसे कट कर रहे हैं, लेकिन और भी उसमें सिटीज़ हैं जो कि इनके पैरेलल चल रहे हैं। जैसे कि नॉर्थ से साउथ वाला जो रोड है उसी के पैरेलल इधर कुछ स्ट्रीट्स भी हैं, इधर भी स्ट्रीट्स हैं उस लाइन के। और इसी तरह से जो जो यहाँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है मेन रोड, उसके पैरेलल ऊपर भी हैं ऐसे और नीचे भी हैं ऐसे ऐसे स्ट्रीट्स हैं जो गलियां 200 मीटर अपार्ट है। मतलब एक यूनिट की वैल्यू 200 यूनिट है। सीधी सी बात यह है कि एक लाइन और दो लाइन, जो पहली और दूसरी लाइन है उसके बीच 200 मीटर, अगली भी 200, इस तरह से 200 मीटर का यूनिट है हमारी। ठीक है। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। ठीक है, ये तो दो मेन रोड हो गए क्रॉस करते हुए, और 10 स्ट्रीट्स भी हैं, इस तरफ भी 10 और इस तरफ खड़ी हुई भी 10। ये अभी हम बनाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब समझ आएगा। ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो भी हम जैसे कार्टेशियन प्लेन जैसे बनाते हैं उसमें जो एक यूनिट का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के लगभग होता है, तो उसको कहते हैं, उसको 200 मीटर मान लो, बस मानना है 200 मीटर। ठीक है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स। कह रहा है कि जो रोड है उनको सिंगल लाइन से शो करो और अपनी कॉपी में बनाओ। चलो समझाते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखो, सोचो ये हमारी सिटी है, यहाँ सिटी बनेगी। ठीक है, हम प्लान कर रहे हैं सिटी को, जैसे सिटी प्लान नहीं करते हैं वैसे ही। देखो भाई, तो सबसे पहले हम गुजारेंगे 2 हाईवे, या बोल सकते हैं मेन रोड। ठीक है, ये 2 मेन रोड हो गए हमारे, पहला नॉर्थ से साउथ। एक बात और देखो, कभी भी इन फ्यूचर भी आप जब नॉर्थ और साउथ और ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे। देखो, तरीका ये है कि जहाँ भी जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं ना, सबसे ऊपर नॉर्थ लिख दो बस। जैसे कि यहाँ नॉर्थ लिख दिया, ये लो जी नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी। अब आपने सिर्फ एक ही डायरेक्शन मानी, और एक ही डायरेक्शन मानने के बाद आपने सारी डायरेक्शन निकाल ली। कैसे निकलेंगी, देखो नॉर्थ, इमेजिन करो नॉर्थ के सामने क्या होता है। नॉर्थ के सामने हमेशा कौन सा होता है, नॉर्थ के सामने होता है साउथ। ये लो जी, नॉर्थ के सामने साउथ। अब नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो गए हम। ठीक है, सामने नॉर्थ लिख दिया, पीछे लिख दिया साउथ, और राइट साइड में कौन होता है, ईस्ट। तो इधर ईस्ट होगा, तो ईस्ट वेस्ट भी बना लेते हैं एक बार। ये लो जी, क्रॉस रोड हो गया हमारा। तो इधर ईस्ट होगा और इस तरफ होगा वेस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट भी बन गए। तो इस तरह से जब कभी भी आपको डायरेक्शन बनाने के लिए कहें तो हमें इस तरह से ही बनाना है। सबसे ऊपर बस नॉर्थ मान लेना, उसी के हिसाब से सारी बन जाएंगी। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये तो हो गए 2 मेन रोड जो इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देयर आर स्ट्रीट्स ऑल्सो। देखो, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। अब इन रोड्स के पैरेलल चलेंगे बाकी जो स्ट्रीट हैं। कह रहे 10 स्ट्रीट हैं दोनों तरफ। देखो, ये तो मेन रोड हो गई। अब देखो स्ट्रीट बनाते हैं 10। जैसे ये देखो, पहली स्ट्रीट ये बना दी। ये मैंने कहाँ बनाई है, ये नॉर्थ साउथ जो वाला रोड है, जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ वाली, उसी के पैरेलल मैंने पहली स्ट्रीट बना दी। ठीक है, इसी तरह से एक और स्ट्रीट, 2 3 4 5। ये देखो 5 स्ट्रीट मैंने इधर बना दी, 5 इधर, क्योंकि 10 बनानी है दोनों लाइंस के पैरेलल। अभी इस वाली लाइन के पैरेलल बना रहे हैं, तो 5 इधर बन चुकी हैं और 5 इधर बनेंगी। ये लो जी, 1 2 3 4 और ये 5। ये लो जी, टोटल 10 स्ट्रीट बन गई हैं और एक हमारा बीच में मेन रोड है। ठीक है। अब इसी तरह से ये जो ईस्ट वेस्ट वाली लाइन है, इसके पैरेलल भी 10 बनेंगी, तो 5 ऊपर बना लो, 5 नीचे बना लेते हैं। ये लो जी, 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरह से 5 नीचे, 2 3 4 और ये 5। वो कह रहा है कि इन दोनों की जो कोई भी 2 लाइन है ना, उनके बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये सेंटर हो गया सिटी का, यहाँ से अगर पहली लाइन की तरफ जाएंगे तो पहली लाइन तक पहुँचने में 200 मीटर, फिर यहाँ से नेक्स्ट जाएंगे तो
यहाँ भी 200 मीटर, ये गैप 200 मीटर का है, ठीक है। मतलब पहले पॉइंट को 0 बोलेंगे, अगले को ये जो पॉइंट आएगा उसको 200 मीटर, अगले को 400 बोलेंगे क्योंकि 200 ऐड होता जाएगा, यहाँ 600 800, ठीक है, समझ गए आप। इस तरह से होगा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल। कहता है कि स्ट्रीट इंटरसेक्शंस हैं मॉडल में। देखो इंटरसेक्शन वो होता है जहाँ दो स्ट्रीट काटती हैं। तो देखो इंटरसेक्शन, देखो ये कोई भी पॉइंट देख लो, ये जैसे इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ दो लाइन कट कर रही हैं, एक तो ये वाली जो सीधी खड़ी है, जो किसके पैरेलल है, नॉर्थ साउथ के पैरेलल है, जो नॉर्थ और साउथ के पैरेलल है ये वाली लाइन, ठीक है। और इसी तरह से ये ईस्ट वेस्ट के पैरेलल है, तो ये यहाँ कट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ दो लाइन हर जगह है, ये जितने भी जहाँ जहाँ लाइन मिल रही है ना उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कुछ नहीं, वो यही बात कह रहा है कि एक लाइन इस तरह से जाएगी नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में और एक ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में होगी, ये दोनों आपस में काट रही हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। जितनी भी ये स्ट्रीट बनाई गई है ना वो रेफर्ड की गई है फॉलोइंग मैनर में, मतलब कोई मैनर बताएगा, इस तरह से रेफर की गई है, ठीक है। इफ़ द, ये यहाँ द लिखा है, इफ़ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ स्ट्रीट डायरेक्शन। कह रहा है कि सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ, देखो पहले इसका नाम देने पड़ेंगे हमें, हर स्ट्रीट का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि इसने कुछ बताया नहीं है कि कौन सी स्ट्रीट 1 नंबर है, कौन सी 2 नंबर है, ठीक है। और एक और बात, ये कोई जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो नहीं है, ये जो XY प्लेन जो अब तक हम पढ़ रहे थे, जितने भी हमने सारे क्वेश्चन किए हैं, तो हर क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन है या फिर क्वाड्रेंट है, इस तरह से मेंशन है, तो उसका यही मतलब है कि वो कार्टेशियन प्लेन है, वो उसके बारे में ही वो बात कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन है इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर बनाया गया है। तो बेसिकली जो राइटर है वो हमें यही समझाना चाह रहा है कि कार्टेशियन प्लेन के बिना अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए ऐसे नेमिंग करने की तो हम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए उसने इसको ओरिजिन नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा है कि सेंटर ऑफ द सिटी है, बस सेंटर है। अब इसका नंबरिंग 0 है ये नहीं बोला उसने, तो इसका मतलब ये कार्टेशियन प्लेन नहीं है, तो हमें अपने ही तरफ से इसके इन लाइनों का नाम देना पड़ेगा। तो देखो ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है इसमें हम नाम यहाँ से देना शुरू करेंगे। ये देखो ये पहली लाइन है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, ये दूसरी लाइन है, तो इसको दे देते हैं S1, ये वाली लाइन S1 होगी, S2 ये वाली लाइन, S3, S4, S5 5 होगी। अब ये तो मेन रोड है, ये कोई स्ट्रीट थोड़ी है, तो इसको नाम नहीं देंगे। तो इसके बाद S6 ये वाली S6 हो गई, और ये वाली S7, S8, S9 और S10, ठीक है। 10 स्ट्रीट बन गई हमारी। इसी तरह से यहाँ भी हम नेमिंग कर सकते हैं। देखो इसको मान लेते हैं, ये जो पहली लाइन है जो किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है ना, जो पहली लाइन ये, इसका हम नाम देते हैं T1। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, S1, S2, T1, तो T2 ये हो जाएगी दूसरी लाइन, इसी तरह T3, T4, T5, ये लेटी हुई लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, T5। अब ये हाईवे आ गया या बोले मेन रोड आ गया, तो मेन रोड स्ट्रीट नहीं है तो इसको नेमिंग नहीं करेंगे। T5 के बाद T6, T7, T8, T9 और T10। ये देखो सारी नेमिंग हमारी हो गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि इफ़ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो सेकंड स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, देखो ये देखो जो नॉर्थ साउथ में जा रही है, ये देखो ये लाइन नॉर्थ साउथ में जा रही है। कह रहा है सेकंड स्ट्रीट, तो फर्स्ट स्ट्रीट हमने ये माना है इसको, तो सेकंड स्ट्रीट ये हो गई, तो इस लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोल्ड कर लेते ज़रा, सेकंड स्ट्रीट को, ये लो जी सेकंड स्ट्रीट, इस लाइन की बात कर रहा है ये, ठीक है, ये वाली लाइन। देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है कि सेकंड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ये जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ गई है ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन में हमने कहाँ से स्टार्टिंग की है काउंटिंग, ये यहाँ से इस तरफ से,
T1, T2, T3, T4, T5। वो कह रहा है फिफ्थ स्ट्रीट, तो फिफ्थ स्ट्रीट हमने इसको माना है, T5 को पांचवी स्ट्रीट माना है, तो इस स्ट्रीट को भी बोल्ड कर लेंगे। ये लो जी, यहाँ से ये बोल्ड कर ली। तो बेसिकली वो इन दो स्ट्रीट की बात कर रहा है, एक तो इसकी और एक इसकी। तो ये कहाँ काट रही हैं, ये यहाँ कट कर रही हैं, ये लो जी, यहाँ कट कर रही हैं दोनों। तो इस पॉइंट को उसने नाम दिया है 2-5। ये जो पॉइंट है इसको 2-5 बोल दिया इसने। ये देखो, अगर ये कार्टेशियन प्लेन होता तो 2-5 कहाँ बनता, देखो एक्स पे 2 देखते, 1 2 और 5 वाई पे देखते, 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ इस पॉइंट को बोलते अगर ये कार्टेशियन प्लेन होता। लेकिन ये कार्टेशियन प्लेन नहीं बोला इसने कहा है कि बस एक सिटी है, ठीक है। तो स्ट्रीट हमें अपनी मर्जी से मानी है। तो अगर कार्टेशियन प्लेन होता तो यहाँ होता, लेकिन ये नहीं है, तो इन्होंने स्ट्रीट के हिसाब से बनवा दिया कि भाई ये पॉइंट है 2-5। तो ये पहली वैल्यू एक्स एक्सिस की नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ ये कार्टेशियन प्लेन नहीं है, ये तो बस एक नई ही तरह से समझाना चाह रहा है ताकि हमें और गहराई से समझ आए कि कार्टेशियन प्लेन का यूज़ किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो ये 2-5 हो गई। अब ये कह रहा है कि यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, कह रहा है कि इसी तरह से जैसे हमने ये फाइंड करके दिखाई है, इसी तरह से आप नीचे वाले भी फाइंड करिए। बिल्कुल ईजी है, कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो पहला कहता है हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर टू एज 4-3। कितने, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड 4-3। पहले तो ये देखते 4-3 है कहाँ, जो स्ट्रीट्स हमने 1 2 3 4 मानी है उसी के हिसाब से देखेंगे, चेंज नहीं करेंगे अब, ठीक है। तो 4-3 4, देखो जो पहली जो लिखे है, देखो दो जिस तरह से कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसी तरह से इन्होंने दो वैल्यू लिखी है, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। जो पहली वाली वैल्यू है जिस तरह इसमें 2 है, तो वो हमने इस लाइन में देखी थी या इन लाइन में देखी थी, इस लाइन में देखी थी ना, जो नॉर्थ साउथ वाली लाइन है जो ऊपर से नीचे गई हुई है, इस लाइन में देखी थी। तो इसमें भी जो 4 है उसको हम देखेंगे नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ लाइन देखो 1 2 3 4, इस लाइन की बात कर रहा है। ये लो जी, अगर इस लाइन की बात कर रहा है तो इसको पहले बोल्ड कर लेते हैं एक बार। ये लो जी, हमने इसको कर लिया बोल्ड ताकि कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है। 4 हो गया। अब 3 अगली लाइन में कह रहा है, तो जो दूसरी वैल्यू है जो हमने जिस तरह से यहाँ 5 मानी थी एग्जाम्पल में, उसी तरह से कह रहा है 3 जो अगली वैल्यू है। ये देखो ये 3 वैल्यू है, तो ये कहाँ देखेंगे, ये इधर देखेंगे। तो इधर देखेंगे तो 3 देखनी है, 1 2 3 3, ये वाली लाइन, ये वाली, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। ये लो जी, ये लो बोल्ड कर लिया। यहाँ कट कर रही हैं जो लाइन एग्जाम्पल में बोली 4-3, वो यहाँ कट कर रहे हैं, ये देखो इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, 4-3। अब ये बताओ कि जो हमने 4-3 माना, क्या कोई और भी स्ट्रीट है जिसको हम 4-3 बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। सोचो जब S4 ये है तो ये यहाँ तक जाएगी, और जो T3 है वो इस तरह से जाएगी। तो और तो कोई S4 है ही नहीं लाइन, और कोई T3 है ही नहीं लाइन, ये सिर्फ एक ही जगह तो काट सकती हैं। तो इसका मतलब 4 और 3 हम एक ही पॉइंट को तो बोल सकते हैं, एक ही कोऑर्डिनेट को बोल सकते हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेट वैसे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट नहीं है क्योंकि ये कार्टेशियन प्लेन नहीं है। तो जो इस पॉइंट की वैल्यू है वो 4-3 है। ये कार्टेशियन प्लेन की कुछ कुछ तरह बनाया हुआ है, लेकिन उसके रूल यहाँ फॉलो नहीं होंगे। तो 4-3 इस पॉइंट की वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, इसने कहा हाउ मेनी इंटरसेक्शन कैन बी, तो हम लिख देंगे इसका आंसर ए, ओनली वन स्ट्रीट। तो हम लिख देंगे ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। जो 4-3 है वो एक ही इंटरसेक्शन को हम बोल सकते हैं। बस सेम ही दूसरा है, देखो हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3-4। 3-4 कितना को बोल सकते हैं? अब जब 4-3 एक को ही बोल सकते हैं तो 3-4 भी एक को ही तो बोलेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी हम फाइंड कर लेते हैं 3-4 किसको बोलेंगे। तो देखो ऊपर वाली लाइन में हम पहली वैल्यू, जो लेफ्ट वाली वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ऊपर वाली लाइन में पहली मतलब 3, ये देखो 3 है ना पहली वैल्यू, तो 3 इसमें मतलब इस लाइन की बात कर रहा है। ये लो जी, इस लाइन को बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन बोल्ड कर ली, बीच वाली S3। और 4 जो दूसरी वैल्यू वो इस लाइन में देखते हैं, तो 1 2 3 और ये 4 है T4, ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन बोल्ड कर लेते हैं। तो ये वाली लाइन थी और ये वाली लाइन थी, तो यहाँ
ये पॉइंट, तो मतलब ये पॉइंट ही हमारा क्या होएगा, 3 4। ठीक है, समझ गए। तो बी का आंसर सेम ही हो जाएगा, बिल्कुल सेम। ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। बस ये इसका आंसर है। टड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अब जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं ना, इसमें नया कुछ नहीं है, बस जो चीज़ आपने पिछले क्वेश्चंस में सीखी है ना, उसी को अलग अलग एंगल से समझा रहे हैं आपको, बस और कुछ नहीं है। अगर आपको वो समझ आ गया है तो उसको अप्लाई कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ प्रैक्टिकल यूज़ हैं, इस बुक में कुछ कुछ इस तरह से चीज़ों को समझाया गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has the origin at the bottom left corner। सिंपल है, ये देखो कह रहा है कि भाई इनके पास एक कंप्यूटर है, उसकी स्क्रीन कुछ इस तरह से है, ये देखो ये स्क्रीन है। स्क्रीन हमारे कंप्यूटर की कुछ इस तरह से होती है ना, वाइड ज़्यादा होती है और ऊपर जो हाइट होती है वो कम होती है। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होती, रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है। इसलिए इन्होंने कहा है कि इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ द ओरिजिन। ये देखो पिछले क्वेश्चन में ये कहीं भी जिक्र नहीं था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है या इसका ओरिजिन है, कहीं भी नहीं मेंशन था, यहाँ मेंशन है। इसलिए इसको हमें किस तरह से ट्रीट करना है, कार्टेशियन प्लेन की तरह ट्रीट करना है। चलो तो देखते हैं ओरिजिन कहाँ बनवा रहा है। कह रहा है कि हैज़ द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर कौन सा होगा, ये देखो पहले बॉटम में जाते हैं, ये टॉप ये बॉटम, तो ये बॉटम है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, तो लेफ्ट मतलब ये पॉइंट है। इसको कह रहा है कि दिस इज ओरिजिन, मतलब 0 0, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ये ओरिजिन है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो भी स्क्रीन इन्होंने रखी हुई है ना, उसको इन्होंने माना हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये पहला क्वाड्रेंट है, इसका मतलब सारी चीज़ पॉजिटिव होगी, यहाँ भी पॉजिटिव, जैसे y की वैल्यू होती थी यहाँ x की वैल्यू होती थी, दोनों ही पॉजिटिव होंगी। नेगेटिव का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ फिर थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, लेकिन स्क्रीन हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो नेगेटिव का चक्कर ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड। स्क्रीन में कोई भी जैसे फ़ोन हो गया या टीवी हो गया या पीसी हो गया, उसका मॉनिटर, तो हर चीज़ पिक्सल से ही बनी है, जितने ज़्यादा पिक्सल उतनी क्लैरिटी होती है। ठीक है, ये तो खैर दूसरी बात है, लेकिन यहाँ क्या बोला गया, द स्क्रीन इज़ 800 पिक्सल वाइड। मतलब अगर इस तरह से देखिए ना, वाइड विड्थ इसी तरह से होगी, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये विड्थ है, चौड़ाई मतलब चौड़ाई 800 पिक्सल है। तो मतलब ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि 800 लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो इस तरह से, मतलब इस वाई एक्सिस के पैरेलल इस तरह से 800 लाइन, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो बीच में 800 लाइन होनी चाहिए, लेकिन 800 लाइन कुछ ज़्यादा ही होगी, तो हम अपने तरीके से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा 800 लाइन, तो हम 8 लाइन बनाएंगे, देखो, और हर लाइन को कह देंगे कि ये 100 पिक्सल लंबी लाइन है। देखो मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ से जैसे कि ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए हैं। ये थोड़ा सा चौड़ा बन गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये देखो 8 बन गए, तो इसको हम बोल देंगे 100, मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 100 पिक्सल आ गए इसमें, और यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर 100, मतलब 200 पे पहुँच गए, 300 पे पहुँच गए, 400 पे पहुँच गए, 500, 600, 700, और जब यहाँ तक आएंगे तो 800 पिक्सल यहाँ तक हो गए। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि एंड 600 पिक्सल, देखो 600 पिक्सल हाई, जो हाइट है वो 600 पिक्सल की है, तो इसमें भी 600 पिक्सल नहीं बनाएंगे, 6 ही बना देंगे, कह देंगे 100 है बीच में। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए, तो देखो ये भी 100 पिक्सल यहाँ पूरे, 100 पिक्सल यहाँ पूरे, मतलब 200 हो गए, 100 और ऐड हो गए 300, 400, 500 और 600, मतलब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 100 पिक्सल इसके बीच आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये स्क्रीन बना ली है, जैसा इन्होंने बोला उसी तरह से हमने स्क्रीन डिज़ाइन कर ली है। अब देखो कह रहा है कि
a circular icon of radius 800 pixel sorry a circular icon of radius 80 pixels। देखो स्क्रीन पे जैसे आइकन होते हैं, जैसे यूट्यूब, जैसे आप फ़ोन में देखते हो यूट्यूब का आइकन, तो उस आइकन ने कहीं न कहीं एक जगह ली हुई है आपके फ़ोन में। मतलब एक डेज़िग्नेटेड प्लेस लिया हुआ है कि भई यूट्यूब का, जैसे आप सारे अपने फ़ोन के आइकन ऐसे पूरा मेन्यू खोलते हो, तो एक थोड़ी-सी एरिया में यूट्यूब ने एरिया एक्वायर किया हुआ है, ठीक है? इसी तरह से नीचे व्हाट्सऐप ने भी एक जो व्हाट्सऐप का आइकन है, वो एक जगह में तो ही है, तो इसी तरह से फ़ोन भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह है। तो फ़ोन में ये कमांड ऑटोमैटिकली होती है कि व्हाट्सऐप का आइकन इस इस लाइन से शुरू होके यहाँ से शुरू होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसके यहाँ तक जाएगा, तो इतने एरिया में इतने पिक्सल को यूज़ करते हुए व्हाट्सएप का आइकन बना रहेगा। इसी तरह से जैसे यहाँ यूट्यूब का है, तो यूट्यूब का आइकन इस लाइन से लेके इस लाइन तक होगा। तो इसी तरह से पिक्सल पे ही काम करती हैं स्क्रीन जितनी भी हैं, ठीक है? और पिक्सल किस पे काम करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, ठीक है? वो इनबिल्ट होती हैं, वो होती सारी कमांड ही हैं, वो उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही यूज़ हुआ होता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा व्हाट्सएप का कि भाई ये फ़ोन के, सपोज़ ये आपकी फ़ोन की स्क्रीन है, तो फ़ोन का व्हाट्सएप यहाँ से शुरू हो रहा है और बीच में कुछ नहीं है और यहाँ पे थोड़ा-सा व्हाट्सएप का आइकन और दिख रहा है, फिर थोड़ा-सा आइकन यहाँ पे और दिख रहा है, ऐसा नहीं होता ना। एक पर्टिकुलर डेज़िग्नेटेड स्पेस दे दिया जाता है कि यहाँ व्हाट्सएप का आइकन बनेगा ग्रीन कलर का, ठीक है? तो ये प्रैक्टिकल यूज़ ही हमें बेसिकली सिखाना चाह रहे हैं। तो कहता है कि कोई भी आइकन है 80 पिक्सल का, मतलब 80 पिक्सल उन्होंने जगह ली हुई है, इज़ ड्रॉन विद इट्स सेंटर, 80 पिक्सल रेडियस है उसकी, ठीक है? और सर्कुलर है वो, गोलाकार में है। आइकन हमारे गोलाकार में, जैसे व्हाट्सएप का हो गया गोलाकार में होता है, इसी तरह से 80 पिक्सल रेडियस का एक सर्कुलर आइकन है विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट ए, 100-150। अब ये पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ए पॉइंट कहाँ है इसमें, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 100 और 150। तो देखो, क्योंकि ये कार्टेशियन प्लेन है, तो इसलिए एक्स की वैल्यू, हम जो पहली जो वैल्यू है ये जो 100 है, ये एक्स एक्सिस पे ढूंढेंगे। एक्स एक्सिस ये है लेटी हुई, तो इसमें 100 ढूंढो। ये देखो, ये 100 है, ये 100 है ना। तो इस लाइन की बात कर रहे हैं बेसिकली, इस लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर है उस आइकन का, जो कि सर्कुलर है शेप में, उसका जो बीच में सेंटर है वो इसी लाइन पे कहीं न कहीं लाई कर रहा है। ठीक है? अब 150 देखते हैं, 150 कहाँ देखेंगे? 150 इसमें देखेंगे, इस वाली में। ये देखो, वाई एक्सिस पे ये यहाँ तक 100 हो गया और यहाँ तक 200 हो गया। 150 कहाँ आता है? 100 और 200 के बीच में आता है ना, तो 100 और 200 के बीच में आता है, तो यहाँ बिल्कुल बीच में ये एक और लाइन खींच दो, क्योंकि हमें पता है 100 और 200 के बीच में 99 लाइन और हैं। ठीक है? क्योंकि हमने सारी 800 और ये 600 नहीं बनाई ना, हमने तो इतनी तो जगह होती नहीं कि 800 लाइन हम इस तरह से खींचे, 600 इस तरह से खींचे, तो इसलिए हमने 100-100 ही खींच ली कि भाई जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसके बीच वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ हमें ज़रूरत पड़ गई क्योंकि उसने क्या बोला कि 100 और 150, तो 100 वाली तो ऑलरेडी बनी हुई थी, एक्स एक्सिस पे 100 वाली लाइन तो हमने बनाई हुई है, 100, 200, 300 ये तो बनाई ही हुई है, लेकिन 150 वाली नहीं बनाई थी। लेकिन हम ये तो जानते हैं ना कि 100 और 200 के बीच में 150 आता है, तो इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली पेंसिल से, ठीक है? तो 100 वाली ये थी, 150 वाली ये, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसी को सेंटर माना है उस आइकन, जो सर्कुलर शेप का आइकन है, उसने इसको सेंटर मान के, और 80 रेडियस है उसकी। मतलब अगर यहाँ मैं कोई कंपास लूँ और यहाँ इस तरह से उस कंपास का जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पे रखूँ, इस पे ये ऐसे रखूँ, और ये जैसे सपोज़ करो ये कंपास है, ठीक है? ये कंपास है, तो यहाँ वो पॉइंट रख दिया लोहे वाली निब, ठीक है? और यहाँ ये पेंसिल है। इस पेंसिल को कितना खोलूँगा मैं? 80 पिक्सल, मतलब 80 यूनिट तक खोलूँगा। इसमें जैसे काउंट करेंगे तो देखो, 100 अगर मैं यूनिट खोलूँ, पहले 100 का बताता हूँ मैं। जैसे 100 खोलूँ तो यहाँ पिन रखूँगा और ये देखो, इस तरह से रख लेता हूँ। यहाँ पिन रखी मैंने और मैं कहूँ कि 100 रेडियस का सर्कल बनाओ, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे खोलेंगे, ये है यहाँ तक, इतना खोल लिया। अब ऐसे करके और फिर इस निब को, ये जो लोहे वाली निब है, इसको एक ही पॉइंट पे रखे रहने देंगे और इसको यहाँ 100 पे कर कर ऐसे घुमा देंगे यूँ। तो जितना भी एरिया कवर करेगी वही हमारा 100 रेडियस का सर्कल बन जाएगा। ओहो! यहाँ पेन चल गया, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ से 80 खोलेंगे, तो 80 किसी भी डायरेक्शन में खोल लो, वहीं से एक गोला बना देना। देखो, यहाँ से
यहाँ गए, कितना गए, 50 गए ना, क्योंकि ये तो 150 था, ये 150 पे बैठा है ना ये पॉइंट। इधर देखें तो यहाँ 200 तक गए तो 50 हुए, और 250 तक गए तो 100 हो गए, लेकिन खोलना कितना था, 80। मतलब 250 पे भी नहीं जाना, मतलब 300 और 200 के बीच वाली ये जो लाइन है, 300 और 200 की, इसके बिल्कुल बीच में भी नहीं जाना, थोड़ा पहले ही रुकना है, क्योंकि बीच में जाएंगे तो 100 पूरे हो जाएंगे, हमें तो 80 तक ही रुकना है। तो लगभग लगभग ही होता है, ठीक है, यहाँ ले लिया हमने। तो मतलब यहाँ इतना स्केल खुले, अपना इतना कंपास खुलेगा, यहाँ नेब रखेंगे और यहाँ पेंसिल, और यूं गोला घुमा देंगे, ठीक है। इधर भी देख लेते कहाँ तक खुलेगा, ये 50 है, तो 50 में और 50 जोड़े, वैसे स्केल पे घटते हुए दिखेंगे, लेकिन हम तो अपने कंपास में जोड़ ही रहे हैं ना। देखो यहाँ से यहाँ 50 खुला, और अगर इस लाइन के 50 तक आ गया ना तो पूरा 100 खुल जाएगा हमारा कंपास, लेकिन हमें पूरा 100 नहीं खोलना, हमें तो 80 खोलना। तो यहाँ बीच से थोड़ा पहले ही ये यहाँ, तो इसका मतलब देखो, ये जो सर्कल जाएगा ना, यहाँ से जो गुजरेगा वो यहाँ से भी गुजरेगा, यूं घूम के इस यहाँ से इस पॉइंट से गुजरेगा। इसी तरह से इधर भी देख लो, इधर अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंपास खोल दूं तो पूरा 100 खुल जाएगा, ये देखो ना, 100 से 200 पूरा खुल जाएगा, लेकिन नहीं, हमारी रेडियस कितनी है आइकन की, 80। तो हमें 100 से थोड़ा कम ही रखना है, तो 100 यहाँ हो रहा है और 50 यहाँ बिल्कुल बीच में हो रहा है, लेकिन बीच से थोड़ा ज़्यादा और 100 से कम, तो यहाँ लगभग 100 के थोड़े से पास, यहाँ इस तरह से ये एक पॉइंट हो गया उस सर्कल का, उस सर्कुलर आइकन का, ठीक है। और इसी तरह यहाँ अगर बिल्कुल यहाँ ले आऊँ मैं इस लाइन पे, तो 100 खुल जाएगा कंपास यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हम 80 से थोड़ा, मतलब 80 रखेंगे, तो 50 से थोड़ा ज़्यादा, और ये 0 है ना, ये यहाँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ कहना चाह रहा हूँ मैं ये तो ये जो 4 पॉइंट मैंने बनाए हैं, यही उस सर्कुलर आइकन के सर्कमफेरेंस से गुजरेंगे, या सर्कल से बोल सकते हैं कि गुजरेंगे। तो इन्हीं को यूज़ करते हुए एक सर्कल बना लो, ये लो जी, ये लो, ये इधर से ये बन गया सर्कल। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो क्या है, ए, 100 150, 100 150, जो इसका ये जो सेंटर है ना, उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसी में लिख दूं, ए 100 150, ये लो जी, 100 150। समझ आ रहा है ना, थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ तो गए ही। इसको 100 150 बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल, कहता है एक और है सर्कुलर आइकन, आइकन ही है सर्कुलर, वो 100 पिक्सल का है। ये तो 80 पिक्सल था, मतलब कंपास हमने 80 तक खोला रेडियस, ये कह रहा है इसकी रेडियस 100 है, 100 पिक्सल है। ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट बी, कह रहा है इसका जो सेंटर है ना, इस सर्कुलर आइकन का जो सेंटर है वो कहाँ है, वो बी पर है, 250 और 230। तो 250 230 देखो, तो 250 वाली वैल्यू किस पे देखेंगे, इस स्केल पे, तो ये लो जी 200 ये हो गई, 300 ये, इन दोनों के बीच में 250 होता है, तो ये लो जी 250 ये, मतलब इस इन दोनों के बीच से भी एक लाइन गुजार दूं मैं, क्योंकि यही लाइन तो क्या है, 250 वाली, ये लो जी ये गुजर गई। इस लाइन पे कहीं उस दूसरे आइकन का सेंटर है, लेकिन कहाँ है वो दूसरा जो ऑर्डिनेट है उसको देखकर बताएंगे। तो 230, 230 इस लाइन पे ढूंढो कहाँ है। ये देखो जी 100 यहाँ तक हो गया, 200 यहाँ तक, 300 यहाँ तक, लेकिन हमें कितना चाहिए, 230। तो 200 और 300 के बीच में 250 होगा, ये लो जी 250, लेकिन हमें तो 250 तक भी नहीं जाना, हमें तो 230 ही रहना है, मतलब 200 और 250 के लगभग बीच में, मतलब ये 250 हो गया, तो इस और इस लाइन के भी बीच में, यहाँ ये कहीं यहाँ, तो ये जो लाइन होगी वही क्या होगी, 230। इसको अगर मैं लिख भी दूं तो ये वाली लाइन है 230, 230, ठीक है, ये 230, और ये वाली थी 250, ठीक है। ये दोनों लाइन कहाँ कट कर रही है, यहाँ, ये तो इस पॉइंट का ही क्या नाम है, इस पॉइंट का ही नाम है बी, और इसके कोऑर्डिनेट है 250 और 230। लिख भी अगर मैं दूं, चलो बाद में लिखूंगा, लेकिन बी है ये पॉइंट, ये लो मैं बी छोटा सा लिख देता हूँ, बी है ये पॉइंट, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट को यूज करते हुए एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी होगी, पूरी 100, ठीक है। तो 100 रेडियस यहाँ से कैसे निकलेगी, देखो 230 ये है, तो सीधा 100 जोड़ो, 230 में 100 जोड़े कितने हुए, 330। तो अगर हम सीधा चले, यहाँ 300 है, तो यहाँ लगभग 330 आएगा, मतलब 350 से, ये जैसे 350 यहाँ है, मान लिया 350 यहाँ है, लेकिन यहाँ तक नहीं जाना, हमें तो 300 और 350 के लगभग बीच में 330 वहाँ तक जाना है, ठीक है। तो ये लो ये पॉइंट,
मतलब जब वो सर्कल पूरा बनेगा इस सेंटर को यूज़ करते हुए, तो यहाँ से ज़रूर गुज़रेगा इस पॉइंट से, ठीक है? इसी तरह से 100 यहाँ बना लो, तो 230 है, 230 में से 100 माइनस करो, मतलब 130। तो 130 पे भी एक पॉइंट है जहाँ से सर्कल गुज़रेगा, तो 100 ये है और 150 ये, तो इन दोनों के कहीं बीच से में ये 200, ये 130 है। इस पॉइंट से भी गुज़रेगा, इस पॉइंट से भी गुज़रेगा। अब देखते हैं इधर, इधर भी 100 जोड़ दो, तो इधर अगर चलेंगे तो कौन सा स्केल यूज़ करेंगे? ये वाला। तो 250 पे ये बैठा है, तो 250 में 100 जोड़ो 350, 350 वाली लाइन 300 और 400 के बीच में होगी, तो इस लाइन को भी सीधा एक्सटेंड कर दो, ये यहाँ से। तो देखो ये भी वो पॉइंट है जहाँ से कौन गुजरेगा? सर्कल गुजरेगा, क्योंकि 100 रेडियस यहाँ तक आ रही है। इसी तरह इस तरफ भी 100, तो 250 है, तो 250 में से 100 घटाओ, इस स्केल को यूज़ करते हुए 250 में से 100 घटाया तो 150, तो 100 और 200 के बिल्कुल बीच से एक लाइन होएगी, उससे वो सर्कल गुजरेगा। ये देखो, ये अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ये देखो सीधा, तो यहाँ इस पॉइंट पे तो हमारा अब सर्कल बनने वाला है। देखो चारों दिशाओं में हमने पॉइंट ले लिए हैं जहाँ जहाँ से सर्कल को गुजारना है 100 रेडियस रखते हुए। तो 100 रेडियस रखते हुए ये गुजरा, ये देखो यहाँ ये इस तरह से ये है, इसके ऊपर से नहीं गुजर पाया, कोई नहीं, ऐसे गुजर जाएगा, ठीक है। ये देखो अब ये हमारा बी पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 250 और 230, 250 230। ये पहला आइकन है जिसकी रेडियस 80 है, ये दूसरा आइकन है जिसकी रेडियस 100 है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछो भैया हमसे पहला, वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। ये देखो हमारी स्क्रीन तो बहुत बड़ी है भाई, कह रहा है कि कोई भी जो सर्कल है उसको जो सर्कल है उसकी जो लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, क्या वो सर्कल स्क्रीन से बाहर है? बिल्कुल नहीं, ये तो क्लियर दिख रहा है। सर्कल बाहर कब जाता है? जब यहाँ जीरो से भी इधर जाता, जब बाहर जाता। असल में स्क्रीन से तो बाहर जा ही नहीं सकता वो, लेकिन हाँ फिर भी अगर आधा सर्कल ये दिख रहा होता तो हम मान के चलते कि वो सर्कल स्क्रीन से बाहर है, लेकिन यहाँ तो पूरा सर्कल बन गया इजीली, बल्कि यहाँ जगह भी बच गई हमारी थोड़ी सी, तो इसलिए कोई भी सर्कल बाहर नहीं है। तो इसका लिख देंगे नो एनी पार्ट of either circle does not lie outside the screen। कोई भी पार्ट आउटसाइड द स्क्रीन लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। कह रहा है कि क्या ये दोनों सर्कल कहीं भी कट कर रहे हैं एक दूसरे को? बिल्कुल, ये देखो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो इंटरसेक्ट करेगा तो दो पॉइंट पे ही करेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि एक जगह से अंदर एंट्री लेगा इस सर्कल में और एक जगह से बाहर निकलेगा, तो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दूसरे का हम आंसर लिख सकते हैं इजीली, यस द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हमने क्लियरली यहाँ दिखा दिया है। चलिए जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। देखो, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। फिर से वही कोऑर्डिनेट प्लेन, क्योंकि चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट है भाई। इज ए बी सी डी अ स्क्वायर, कहता है ये बना लो भाई कोऑर्डिनेट प्लेन पे। चलो पहले हम कोऑर्डिनेट प्लेन ही बना लेते हैं। छूमंतर छूमंतर, ई देखो बबुआ, ए ज़ीरो है या ओ है, मतलब 0 0, 1 2 3 4 5, कितनी वैल्यू लूँ? 2 2 2 2, हम सब में 2 2 है, तो बस ज़्यादा बड़ा स्केल लेने की ज़रूरत नहीं। लिख लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 -1। ये लो जी, हमने बना लिया है अपना कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। अब इसमें ये पॉइंट सारे मेंशन कर दो। ए पॉइंट है 2 1, तो ये देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर एक्स डैश बोल देंगे, इधर वाई डैश बोल देंगे, ठीक है, कोई नहीं। ए पॉइंट 2 1, तो ए पॉइंट है 2 1, तो कैसे देखते हैं? पहला जो कोऑर्डिनेट जो पहला ऑर्डिनेट है उसको कहाँ देखेंगे? एक्स एक्सिस पे, तो 2 ये है, और एक वाई पे देखेंगे, वाई का एक ये है, तो ये और ये जहाँ काटेंगे ये पॉइंट इसके सामने होता, ठीक है। ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए।
चलो जी, इसका नाम लेते हैं ए पॉइंट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं 2 1। ठीक है, अब बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट है -1 2, -1 मतलब एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग वाली, तो -1 एक्स पे कहाँ होता है, ये एक्स एक्सिस है, तो -1 ये रहा, और 2 वाई पे होगा, वाई पे 2 कहाँ है, ये रहा, तो ये और ये इसके सामने होगा 2 और -1। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा बी, जिसके कोऑर्डिनेट है -1 2। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट हो गए। इसी तरह से सी ले लो, सी -2 एक्स पे देखो, ये 2 -2 और -1 वाई पे, -1 वाई पे मतलब इन दोनों के सामने ये ये पॉइंट हो गया सी हमारा। ये लो जी, सी हो गया -2 -1। बस अब डी बच गया, डी होगा 1 और -2, डी होगा 1 -2 मतलब 1 देखेंगे एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 1 और -2 वाई पे, ये 2 -2, तो यहाँ ये पॉइंट, ये इसको बोलेंगे डी, जिसके कोऑर्डिनेट है 1 -2। ठीक है, ये कह रहा है कि इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में हमने बना दिया। इज ए बी सी डी स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर मतलब ए बी सी डी क्या स्क्वायर है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जोड़ तो लें, फील तो ले लें स्क्वायर की। ये लो जी, पॉइंट देख के थोड़ी ना हम बता पाएंगे, बता सकते हैं वैसे, लेकिन पूरा बनाने पे सही रहता है। ये देखो स्क्वायर बन गया हमारा, लेकिन हमें प्रूव करना पड़ेगा, दिख तो रहा है स्क्वायर, लेकिन हमें प्रूव करना पड़ेगा कि स्क्वायर ही है। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन वाई। ठीक है, वो तो कर ही देंगे हम। तो देखो, ज़रा फिर से याद करो, अपनी पिछली क्लासेस में जाओ और सोचो स्क्वायर की जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, या स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। स्क्वायर उसी को तो बोलते हैं, देखो स्क्वायर किसको बोलते हैं, स्क्वायर किसको बोलते हैं भाई, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब जब सारी साइड मतलब ए बी बराबर होगी, बी सी बराबर होगी, सी डी बराबर होगी ए डी, मतलब चारों साइड अगर इसकी बराबर हैं तो ही हम इसको बोलते हैं स्क्वायर। ये तो बोलते हैं, लेकिन एक कंडीशन और भी तो है, चारों साइड तो उसकी किसकी बोलते हैं, रेक्टेंगल की भी इक्वल हो सकती हैं। रेक्टेंगल जो होता है उसकी भी तो इक्वल होती है चारों साइड, जैसे रेक्टेंगल ऐसे भी तो बनता है, ये देखो ये लो, इस तरह से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ऐसे नहीं बनता क्या, ऐसे ही बनता है। पोज हो गई थी, फिर से बताता हूँ आपको। जो रेक्टेंगल है ना, उसके जो डायगोनल है, जो रेक्टेंगल है उसके जो डायगोनल है, एक लंबा डायगोनल होगा और एक थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि वो 90 डिग्री पे पूरी जो स्क्वायर की तरह जो साइड्स है बिल्कुल इस तरह 90 डिग्री पे नहीं खड़ी है। अगर स्क्वायर क्योंकि 90 डिग्री पे बिल्कुल खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब जो डायगोनल होंगे वो बिल्कुल इक्वल लेंथ के होंगे। जबकि रेक्टेंगल में अगर साइड सारी इक्वल हैं भी, तो भी जो डायगोनल हैं वो इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल होंगे तो उसका दूसरा नाम दिया गया है, उसका नाम है स्क्वायर। तो उसी को तो स्क्वायर बोलते हैं, जिसका सब कुछ इक्वल हो, मतलब ऑल साइड्स इक्वल हो और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल डिस्टेंस के हों या इक्वल लेंथ के हों। तो बस इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हुए बना देते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखो भैया, सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला तो हमें पता ही है, बस डिस्टेंस फार्मूला हमने इतने क्वेश्चंस में लगा चुके हैं, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, निकल आएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, देखो जब भी आप सोल्व करो ना तो फार्मूला जरूर लिख लिया करो, उससे बार बार लिखने से बिल्कुल रट जाता है। तो जब एग्जाम आएगा ना तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इतनी बार आपने पहले से ही लिख लिया होगा फार्मूला की, फार्मूला तो चुटकी बजाते ही याद आएगा, भूलोगे ही नहीं, याद तो जब आएगा ना जब भूलोगे। तो डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये लो जी, ये फॉर्मूला है। बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करते जाओ और सारी डिस्टेंस निकाल लो। अब देखो, सबसे पहले ए बी, इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। अब बार बार मैं लिखूंगा नहीं x2 किसको माना, y2 किसको, बस जो पहली वाली है उसको x1 y1 मान लो, दूसरी वाली को x2 y2 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस सेम ही आनी है। तो ए बी डिस्टेंस कैसी होगी, अंडर रूट, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, तो x2 y2 में x लो पहले -1 -2 का स्क्वायर प्लस y2 ये मान लिया, तो y2 माइनस y1 मतलब 2 - 1 का स्क्वायर, ये भी हो गया। तो ये कितना आएगा, -1 -2 -3 हो गया, तो -3 का स्क्वायर 9
तो 9 और 2 माइनस 1 1, तो ये हो गया 9 + 1 10 √10। ठीक है, अब ए बी निकल गया, अब बी सी निकाल लो। बी सी कितना हो जाएगा, बी सी भी सेम फॉर्मूला, इसको मान लो अब x2 y2, तो -2 -1 का हो जाएगा +1 का स्क्वायर, प्लस ये y2 है, y2 पहले लिखो -1 माइनस y2 मतलब -2 का स्क्वायर, ये हो गया -1 का स्क्वायर 1 और ये -3, तो इतना ही हो गया √10। इसको कैलकुलेट कर लो। अब सी डी कितना हो गया, सी डी भी ऐसे कर लेते हैं। सी डी में ये x2 y2 मान लेते हैं, ये x1 y1, तो x2 कौन सा है 1 1 माइनस x1, तो माइनस ऑलरेडी है इसके पास, तो प्लस हो जाएगा, तो +2 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब -2 -1 का +1 हो जाएगा का स्क्वायर, वही √10। और लास्ट है जो साइड है ए डी बोल लो या डी ए बोल लो, बात तो एक ही है। तो ए डी में किसी को मान लो, इसको मान लेते हैं x1 y1, ये x2 y2, तो ये x2 है, तो x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस -2, तो -2 तो +2 हो गया, ये भी कितना आ गया √10। अब देखो हम क्लियरली देख सकते हैं ए बी बी सी सी डी ए डी सारी की सारी जो साइड्स हैं वो √10 आ रही हैं, मतलब इक्वल आ रही हैं। और स्क्वायर की सबसे पहली जो पॉइंट है वो यही है कि स्क्वायर में क्या होता है, साइड इक्वल होती हैं सारी, तो सारी साइड इक्वल हैं। लेकिन अभी भी स्क्वायर है या रेक्टेंगल, इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि अगर डायगोनल की डिस्टेंस भी आपस में सेम है तो ही हम उसको स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, तो अब डायगोनल भी देख लेते हैं, या डायगोनल का बना लेते हैं। तो डायगोनल क्या है, बी डी, ये देखो ये है डायगोनल बी डी डायगोनल है, और ये ए सी या सी ए ये डायगोनल है। ठीक है, ये दोनों डायगोनल है, तो इन दोनों डायगोनल की भी आपस में जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, तो इन दोनों की भी निकाल देंगे। लेंथ ऑफ डायगोनल्स यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस फॉर्मूला इसी की हेल्प से निकालेंगे। चलो जी, पहला डायगोनल देखते हैं, ए सी, तो ले लो इसको x1 ले लेते हैं, x1 y1, और इसको x2 y2, तो लिखो x2 y2 है, तो x2 ये -2 माइनस x1 मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस ये y2 है, तो y2 पहले लिख लिया, -y1 मतलब -1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, -2 मतलब -4 का स्क्वायर 16, तो 16 तो ये निकल गया, और ये कितना निकला, -1 2, तो 2 दूनी 4, तो √20, 16 + 4 कितना होता है 20, तो √20 इसका ए सी की लेंथ निकल गई डायगोनल की। बी डी की देखते हैं, बी डी का भी सेम ही है, इसको ले लेते हैं x2 y2, इसको x1 y1, तो x2 ये 1 माइनस x1, तो माइनस ऑलरेडी है वो, तो प्लस हो जाएगा, प्लस y2 -2 और माइनस y1, तो माइनस, ये भी 4 है और ये 2 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, मतलब 16 + 4 मतलब 20, तो ये देखो ये दोनों भी इक्वल आ गए। सिंस all the sides of square are equal, that is सबको इक्वल लिख दो, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी
इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू √10, सारी की सारी बराबर हैं। एंड बोथ द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। डायगोनल्स क्या है? बी डी दैट इज का है, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू √20। So we can say that ABCD is a square। ये लो जी, ABCD एक स्क्वायर है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। कैन यू एक्सप्लेन वाई? हाँ, एक्सप्लेन कर तो दिया, ये एक्सप्लेनेशन ही तो है सारा, क्योंकि सारी साइड बराबर हैं और दोनों डायगोनल आपस में बराबर हैं, इसीलिए। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? एरिया तो बहुत इजी होता है निकालना। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ भाई, कौन बताएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद ही होगा, साइड का स्क्वायर। ऐसे नहीं करते थे, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। तो साइड क्या है? सारी साइड इक्वल होती हैं, साइड पकड़ो, ये साइड √10, √10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, √ से स्क्वायर कट गया, तो 10 इज द आंसर। तो 10 इसका एरिया है, ठीक है, स्क्वायर का एरिया 10 है। बस ये आपका चैप्टर होता है यहाँ फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टना।